नौकरी चाकरी करने के लिए 10-15 हज़ार की नौकरी लेनी है तो स्कूल कॉलेज में सिखाया वो ठीक है, लेकिन लाख 2 लाख 10-12 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ 100 करोड़ कमाना है, तो उसके लिए फिर आपको कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो आदमी कर रहा है, उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और आपको खुद पर काम करना सिखाए ना, वो सबसे ज़्यादा हाईली वैल्यूबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या कहना है? वरदान है, अभिशाप है? 2 दिन पहले मैं एप्पल के एक प्रोडक्ट का रिव्यू देख रहा था, वो VR निकाला है, आप उसको लगा लो। हाँ। और वो एक अलग ही दुनिया है, उसके अंदर कॉलिंग वॉलिंग सब कुछ आप कर सकते हो। अब ये चीज़ मेरे जैसा आदमी लेता है तो कुछ प्रोडक्टिविटी चीज़ वाला चीज़ करेगा, लेकिन आपको आज के टाइम में ये पड़ जाए किसी 17-18 साल के लौंडे के हाथ में, जो लड़कीबाजी करने में बिजी है, वो आईफोन चमकाने में बिजी है, 3 कैमरा इधर दिखाने में बिजी है, उसके हाथ में पड़ गया तो ज़िंदगी उसकी नरक बन जाएगी। तो एप्पल ने तो अच्छे के लिए चीज़ें आसान करने के लिए बनाई ना, लेकिन जिसके हाथ में गया वो डिसाइड करेगा कि उससे उसका भविष्य बनाना है या नर्क में डालना। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं और उसके साथ कदम भी उठाते हैं। कदम उठाने को तैयार जो है, कीमत चुकाने को जो तैयार है, वही आदमी आगे बढ़ पाएगा। और कीमत कई तरह की हो सकती है। कीमत हो सकती है आपका पसीना, आपका खून, आपकी रातों की मेहनत, आपको कहीं जाके सीखना, या फिर कोई ना कोई नई चीज के ऊपर रिसर्च करते रहना, अपना कोई नया अंदाज डेवलप करना। दोस्तों, जब आप कीमत चुकाते हैं तो 101% आप शिखर पे पहुंच जाते हैं। और ये कीमत कंसिस्टेंसी के साथ चुकानी होती है, लगातार चुकानी होती है। दोस्तों, क्यों मैं बात कर रहा हूं कीमत चुकाने के ऊपर? क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने कीमत चुकाई है, अपनी जिंदगी में स्ट्रगल भी किया है, और ना सिर्फ इतना, उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ कुछ कदम भी उठाए हैं, और जिसके कारण आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, एक बहुत ही जोश भरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है, बहुत क्लियर है, बहुत नॉलेजेबल है और बहुत ही पावरफुल है। आइए स्वागत करते हैं उस इंसान का जिन्हें सागर सिन्हा के नाम से जाना जाता है। सागर सर, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। इतनी कम आई वुड से जर्नी में, मुझसे आप 7 साल छोटे हैं, लेकिन आई थिंक इतनी कम समय में जो आपने YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे ग्रोथ की है, उसके लिए ढेर सारी बधाइयां आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग सर? आई एम एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। तो सागर सर, आज मैं पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि जो टफ समय आपकी जिंदगी में आया होगा, वो टफ समय क्या था और उस टफ समय को आपने कैसे काटा? जैसा हर किसी के लाइफ में होता है, टफ समय तो कई बार आता है, बट एक टफ समय रिसेंट का मेरा जो मुझे याद है 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले आया था। कुछ हमने निर्णय लिए थे, कुछ काफ़ी चीज़ें नई शुरू करी थी, और जब नई चीज़ें शुरू करी थी तो पुरानी छोड़कर शुरू करी थी। तो पुरानी छोड़ने का मतलब अब पुरानी सारी इनकम सोर्स सब कुछ छोड़ रहे हो, और जब नया शुरू कर रहे हो और वो भी ना चले तो खैर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि कोविड आ गया था, या और? नहीं, कोविड नहीं, कुछ हमने स्टार्टअप शुरू करे थे और अच्छे खासे बजट के साथ शुरू करे थे, और वो स्टार्टअप कुछ अच्छा नहीं रहा। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमने खोई, पैसा तो गया सो गया, बट सबसे बड़ी चीज़ हमने अपने लोगों को खोया। लोगों कहने का मतलब, कुछ लोग मेरे साथ ऐसे एसोसिएटेड थे काफ़ी सालों से, जिनका हमारा भाई वाला रिश्ता था, बट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि वो टफ टाइम था मेरे लिए भी, उनके लिए भी। तो कई बार होता है ना कि आदमी टफ टाइम में ब्लेम तो किसी और को करेगा, तो उनका ब्लेम मुझ तक आया कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, अब ये सब दिन हम तुम्हारी वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर हमेशा से मैं ही रहा, मैं ही लीड करता था। तो फाइनेंस के में चैलेंज आया, लोग भी छोड़ के गए, बहुत कुछ नेगेटिविटी आई, कई जगह से ऊटपटांग सुनने को मिला। बट ये है कि उस टफ टाइम में अकेला होने के बावजूद भी मैं अपने कोर एक्सपर्टीज़ पर कंटिन्यू रहा, और आज हम अपने करियर के पीक पर हैं। सच अ लवली थिंग सागर सर, रियली अप्रिशिएट कि आपने ये एक्नॉलेज किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार टफ टाइम रहा, पैसा चला गया, बट पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, और अगर लोग चले गए और आपका समय चला गया, तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, जो वापस शायद आना बड़ा मुश्किल होती है। क्योंकि कहते हैं ना, वो रईमन धागा प्रेम का मत तोड़े छुटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब जुड़ भी जाएगा तो वो गांठ शायद हमेशा रह जाएगी। तो सागर सर, एक समय आया था जब आपके फादर, जो कि शाम को शायद घर पहुंचने वाले थे, नहीं पहुंचे। वो समय आई एम श्योर बहुत टफ रहा होगा, एंड
वो एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ, उस समय सागर सर की क्या स्थिति थी, सागर सिन्हा की फैमिली स्थिति क्या थी, और उससे फिर आगे कैसे बढ़े? वो टाइम ऐसा था कि मेरे फादर बिहार में रहते थे, पूरी फैमिली बिहार रहती थी, और मैं अकेला दिल्ली में रहता था। और उस वक्त मेरी पहली जॉब लगी थी। तो पहली जॉब, नया नया जॉब, नया नया कल्चर, नई नई सैलरी। तो अचानक से ये जब खबर मिलता है तो सब छोड़ छाड़ करके, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई थी, सैलरी नहीं आई थी अभी तक और हाथ खाली था। इमीडिएटली आपको घर पहुंचना है, फ्लाइट से पहुंचोगे, ट्रेन से तो जाओगे नहीं, किसी और से उधार लेकर के फ्लाइट की टिकट पकड़ करके घर आना। और घर जा करके भी तब तक फादर थे जब तक मैं पहुंचा, बट उसके कुछ घंटों बाद ही वो नहीं रहे। और ये भी एक बहुत ट्रेजिक, हाँ ट्रेजिक रहा, बट मुझे लगता है ना, भगवान का शायद मुझ पर यह आशीर्वाद है कि कुछ ना कुछ हर चीज़ों में मुझे अच्छा दिखता है। अच्छा इन द सेंस कि अब किसी का बाप मरे तो अच्छा तो कुछ नहीं हुआ, बट ये है कि मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे कुछ नई जिम्मेदारियों के लिए चुना। जैसे मेरे साथ उस वक्त छोटी बहन थी, मेरी माँ, इन सब की जिम्मेदारी अचानक से मेरे सर पे आ जाती है जी। और मेरी पहली जॉब मैं कर रहा हूँ, पैसे भी कुछ खास नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत कुछ सिखाना है ऊपर वाले को मेरे को, शायद इसलिए जिम्मेदारी दिया। तो इसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी वाली बात ये लगी। हालांकि बाप गया तो सर से छत हट जाता है, दुनिया निकल जाती है, बट जो होना है सोना है। इन्हीं सेम सिचुएशंस में कई लोग जिंदगी भर के लिए अपने आप को कहते हैं, यार मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं मतलब टूट गया हूँ, मेरे पापा कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो सभी को पता है एक ना एक दिन सबको जाना है, बट देन इन सेम सिचुएशंस में कई लोग अपना कॉन्फिडेंस तोड़ लेते हैं, अपने आप को तोड़ लेते हैं। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? मैं कर्मों पर बड़ा मानता हूँ। कहते हैं ना, भाग्य होता है, भाग्य में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। मुझे ऐसा लगता है ना, भाग्य या फिर हाथ की लकीरें, इंसान अपने काम से लिखता है, अपने कर्मों के हिसाब से उसकी लकीरें बदलती बदलती रहती है। करेक्ट। तो आपके साथ अगर कुछ भी हो रहा है ना, तो मुझे लग रहा है वो पास्ट के कर्मों की वजह से आज घट रहा है। अच्छा, आज जो आपके साथ कर्म हो रहा है, जो घट रहा है, अब उस पर आप कैसा रिएक्ट करते हैं, वो आगे का आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा। ट्रू। तो जो भी घट रहा है, पास्ट के कुछ कर्म है। हाँ, अब कई बार कुछ लोगों का कर्म इतना अच्छा होता है पास्ट में कि कई वो गलत काम भी कर रहे होते हैं तो उनका अच्छा ही टाइम चल रहा होता है, लेकिन उसका भी तो एक अकाउंट बैलेंस है। जैसे बैंक में एक बैलेंस होता है, आप निकालते चले जाओ, लेकिन तब तक निकलेगा जब तक बैंक में है। तो आपके कर्मों का, अच्छे कर्मों का अकाउंट जब तक है, तब तक आपका अच्छा टाइम है जी। जिस टाइम वो खाली हुआ, बुरा टाइम शुरू। सो ट्रू। दोस्तों देखिए, जब आपके घर पे कोई विपत्ति आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई चैलेंज आई है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये आ गया। अब इसके बारे में, इस मोमेंट को अगर आपने खराब कर दिया तो आपका फ्यूचर बेकार हो जाएगा। करेक्ट और नॉट सागर? क्योंकि ये समय आपके कर्म करने का है, और इस समय जब आप रोने में या छोटा सोचने में दिमाग लगा रहे हो, तो आप अपने कर्म एवरेज कर रहे हो, और एवरेज कर्मों के साथ आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। सागर सर, आपको यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ने बहुत लोगों तक पहुंचाया। ये पूरा यूट्यूब की जर्नी में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और कैसे आप इसको देखते हैं पूरी जर्नी को? कैसे देखता हूँ, तो सोशल मीडिया नो डाउट हम जैसे लोगों के लिए वरदान है ना। और सोशल मीडिया पर हम अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों को हम कुछ दे पा रहे हैं, तो लोग, मुझे लगता है, उससे ज़्यादा रिटर्न करके आपको दे देते हैं। अब वो कैसे देते हैं? अब एक इंसान के लिए अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा सिखा दिया जो उसके लिए बहुत अच्छा है, तो पता नहीं कितने 10 लोगों तक या 20 लोगों तक या 100 लोगों तक हमारी बात पहुंचाएगा, जिसके ज़रिए हमारे को रीच मिल रही है और उसको एक अच्छा लग रहा है कि हमने इस आदमी को और पहुंचाया। तो सोशल मीडिया में बेसिकली पीपल आर ब्लेसिंग। तो पीपल आर ब्लेसिंग, लोग अगर आपके पास हैं और लोग आपसे जुड़ रहे हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग। आपको जाना जाता है बिहारी तड़के के लिए, स्ट्रेट बात करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि ये क्या आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, या आपने ये लहजा डेवलप किया है, या फिर ये दिल से आता है, या तैयारी के साथ आता है, कैसे आता है? चलो पहली बार, और उसी तड़के पे आप इसका आंसर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तक कहीं बताया नहीं था, इस पर मैंने कहीं जिक्र नहीं किया था। मैं यूट्यूब वीडियो पहले जो करता था ना, तो थोड़े स्टाइल में करता था, टाई वाई पहन करके, हेलो लीडर वगैरह वगैरह करके। फिर
लेकिन जब मैं जूम सेशन लेता था अपने लोगों के लिए, तो जूम सेशन आप 1 घंटे का सेशन ले रहे हो, 2 घंटे का, तो उस स्टाइल में कितना ले पाओगे? तो अपना ठेठ बिहारी लहजा में चलने लग गया वो सेशन। और होता क्या था, किसी ने बोला कि सर ये जो सेशन ले रहे हो इसी को डाल दो ना यूट्यूब पे। तो हमने कहा ठीक है यार डाल देते हैं, और डाल दिया तो लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है यार, अपना वाला एक्सेंट यही है, बिहारी टोन, और इसमें मज़ा भी आता है और यही लोगों को पसंद भी है, तो चलो यही चलने दो। बाकी वो बनावटी बोलते बोलते थक जाए। मेरा एक दोस्त था जो दिल्ली मेरे साथ रहता था शुरुआत में जब हम पढ़ते थे, तो वो कहता था अरे सागर सुना ना, ये दिल्ली वाला भाषा ठीक नहीं के बा। तो क्या हो गई, मुंह दर्द कर जाए यार, ये बोलते बोलते मेरे को तेरे को, ये सब भसवा ठीक नहीं बा। तो एक बार ये फीलिंग आती है ना, आप जिस जगह से हो वहाँ की भाषा में, वहाँ के टोन में अगर आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है अंदर का आपका वो सब कुछ आप निकाल करके देते हो। बनावटी चीज़ों में नहीं आ पाता वो। एब्सोल्युटली। तो मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और ऑनलाइन या कहीं पे भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और आपको कह रहा हूँ कि सर मुझे करना तो बहुत सारा है, मैं आपकी तरह करना चाहता हूँ, बट अभी मैं क्लियर नहीं हूँ लाइफ में, पैसा भी बिल्कुल नहीं है, आपकी वर्कशॉप में आना भी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मम्मी मना करेगी, पापा मना करेंगे। मतलब मैं एक्सक्यूजेज पे एक्सक्यूजेज दिए जा रहा हूँ। अब आपको मुझे अपने लहजे में समझाना है, तो कैसे समझाओगे और क्या बोलोगे कड़क वाला, जो कि मेरे को थप्पड़ के जैसे लगे और फिर वो गूंज मेरी कानों से हटे ना? तो वो लड़के आप ही हो? हाँ मैं ही हूँ। फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कैमरे में देख सकते हो सकता है वहां पे आपको कोई दिख जाए। बेसिकली पहले तो ऐसे समझाया जाए प्यार मोहब्बत से, देखो बेटा ये सब करना पड़ता है यार, करना पड़ेगा तुमको। मतलब भोजपुरी वाला हमारा टोन नहीं है, हमारा टोन अंगिका मिक्स हिंदी है। तो जो मैं यूट्यूब पर बात कर रहा हूँ ना, अब जैसे मैं, तो ये मैं नहीं है, अपना हम है। तो हम जो यूट्यूब पर बात कर रहे हैं ना, वो वाला टोन हमारा घर का टोन है, ठीक है, प्योर घर के टोन में बात कर रहे हैं। तो पहले घर के टोन में तो समझाना चाहिए, कर ले भाई सब कर ले, ठीक है ये सब करना चाहिए। नहीं किया तो बेहुदा कहीं का समझा रहे, समझ में नहीं करता है, तो वो निकलता है। हाउ वंडरफुल, दिस इज रियली लवली सर। तो सागर सर, जैसे आपने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, तो कौन से टॉपिक पे आपको बात करना इमोशनली सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है, और वो टॉपिक क्यों आपको इतना अच्छा लगता है? बिकॉज यू नो, मैं इस इंटरव्यू को ऐसा चाहता हूँ कि जब एट द एंड ऑफ द डे जब लोग इस इंटरव्यू को देखें तो उनको रियल में वो वैल्यू मिल जाए कि हाँ यार ये चीज़ तो मैंने कभी सोची नहीं थी। जिंदगी के बारे में बात करने में मुझे अच्छा लगता है, लाइफ के बारे में, इनर थॉट, हम जो इंसान हैं। बेसिकली देखो, आदमी ना, ये पूरी दुनिया मुझे लग रहा है भ्रम में जी रही है, एक माया जाल में जी रही है। हर आदमी एक दूसरे को प्रभावित करने में लगा पड़ा है। कोई अपना सूट वूट दिखा के प्रभावित कर रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन दिखा के, कोई गाड़ी दिखा के, कोई घर दिखा के, कुछ है। तो दूसरों पर प्रभाव दिखाना मुझे लग रहा है ये सेकेंडरी है, लेकिन आदमी दूसरों से ज़्यादा अगर खुद को प्रभावित कर पाए, खुद को कन्विंस कर पाए, और उससे भी पहले खुद को समझ पाए। जिसने दुनिया को जीता है ना, ज़रूरी नहीं है वो खुश हो जाए। सिकंदर ने दुनिया को जीता, भारत में आके हार गया। ट्रू। और हम भारतीय हैं, भारत का कल्चर हमारे को सिखाता भी है। भारत से आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो निकला हो दुनिया को जीतने के लिए। हाँ, दुनिया से बहुत निकले, भारत में भी आए भारत को जीतने। भारत से कोई नहीं निकला जो कहे हम दुनिया पे फतेह करेंगे। भारत का कल्चर वो है, बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, कृष्ण की धरती है। यहाँ ये सिखाया जाता है खुद पर काबू करो। जो खुद को जीत गया, दुनिया का तो बाप बन गया वो। दुनिया जीत करके भी दुनिया लोग सुसाइड कर लेते हैं। कितने बिलियनियर ऐसे हैं जो पैसा अथाह कमा पुमा करके लास्ट में कहाँ गए? सुसाइड में। कारण क्या था? खुद को नहीं जीता ना। आपने दुनिया जीत लिया, खुद को नहीं जीता। लेकिन खुद को जिसने जीत लिया वो तो राजा है, असली राजा वही है। तो कैसे जीते? एक तो आपके कोर्सेज लेकर के। सर लोगों को लगेगा ये ना कहीं मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप मेरा प्रमोशन कर सके। नहीं, देखो बात दरअसल ये है, ज्ञान चाहिए आदमी को। ज्ञान के सोर्सेज आपके पास क्या है? स्कूल में जो सीखा है वो किसी काम का है नहीं। नौकरी चाकरी करने के लिए 10-15 हज़ार की नौकरी लेनी है तो स्कूल कॉलेज में सिखाया है वो ठीक है, लेकिन लाख 2 लाख 10-12 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ 100 करोड़ कमाना है, तो उसके लिए फिर आपको कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो आदमी कर रहा है, उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और आपको खुद पर काम करना सिखाए ना,
वो सबसे ज़्यादा हाईली वैल्यूएबल है। मतलब आप देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टॉप के लेवल पर हैं इंसान, चाहे आप किसी देश के प्रधानमंत्री की बात करो या किसी कंपनी के टॉप के CEO की बात करो, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा ना हो ये चलता है, लेकिन उसकी खुद पर एक्सपर्टीज, अपने माइंड पर कंट्रोल, लोगों पर कंट्रोल करना या लोगों को अपने हिसाब से चलाना, उसमें माहिर होता है वो, तभी वो राज कर पा रहा है। करेक्ट। ये चीज आपको, और अंग्रेजी में इसको बोलो तो लीडरशिप कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कह लो तो सेल्फ अवेयरनेस कह लो। तो ये चीजें सीखे बिना कभी भी आदमी चरम पर नहीं पहुंच सकता। 10-15 हज़ार की नौकरी करनी है तो स्कूल कॉलेज का एजुकेशन ठीक है भैया मिल जाएगा, उससे ऊपर या बहुत ऊपर जाना है, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, और ये आप सिखा रहे हो सर। दोस्तों देखिए, कहते हैं खुद पे विजय पाना, और खुद पे विजय पाने के लिए आई थिंक हिंदुस्तान में तो सब कुछ अवेलेबल है। भगवत गीता आप पढ़ो, मेडिटेशन आप करो, जो करना है आपको करो, और साथ ही साथ सीखो भी आगे के लेवल पे जाने के लिए। और मन को कंट्रोल कर लिया तो ही आप कॉर्पोरेट लीडर या पॉलिटिकल लीडर, इसको बोलते हैं इमोशनल कोशेंट, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलेंगे इमोशनल कोशेंट। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। सागर सर, मैंने सदगुरु को कहते हुए सुना था कि भाई अगर आप 100 लोगों को लीड कर रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, 100 लोगों के माइंड को लीड कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने माइंड को लीड नहीं कर पा रहे हो तो आप 100 लोगों के माइंड को कैसे लीड कर पाओगे। Exactly. तो दोस्तों खुद के ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर सर, एक बात, आज युवा जो है उसको जल्दी पैसा चाहिए यार, फास्ट पैसा चाहिए। आज यूट्यूब पे वो वीडियो ज़्यादा चल रहे हैं जो पैसा कमाना सिखा रहे हैं, पैसा बनाना सिखा रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड निश से। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, सागर सर एक बता रहे थे कि अगर फाइनेंस का वीडियो कोई किसी इंसान ने डाला है और उस पर 16 लाख व्यूज है तो उस इंसान को यूट्यूब शायद 7 से 8 लाख रुपए तक दे देता है। नॉट इन एवरी केस बट इन मेनी केसेस। यानी कि फाइनेंस का कंटेंट ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। हम भी देखते हैं हमारे यूट्यूब वीडियो जो प्योरली मनी पे बने वो तो फटाफट लाखों में चले जाते हैं, मिलियंस पे भी चले जाते हैं, बट बाकी के वीडियोस 10,000 व्यूज, 15,000 व्यूज एंड ऑल दिस। तो ये जल्दी पैसा बनाना पॉसिबल है? जल्दी पैसा बनाना पॉसिबल तो मुझे तो लगता है, बस अगर सही गुरु या सही मेंटर या सही ट्रैक आपने पकड़ लिया तो बनाना मुश्किल नहीं है। अब मैं अपनी ही बात करूं, 9 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया सर, IT कंपनी में, डेल, टेक महिंद्रा, SCL टेक्नोलॉजीज, मेरी लास्ट कंपनी SCL टेक्नोलॉजीज थी। 9 साल काम करने के बाद कॉर्पोरेट में मेरा जो आखिरी पैकेज था 25 लाख रुपए साल का था। तो तकरीबन 1.5 लाख, 160-65 के आसपास काट कूट के आते थे। बहुत अच्छा आता था सर, मेरा तो 30,000 ही था। तो 2019 में पूरी तरीके से जॉब छोड़ करके जब मैंने अपना काम करना शुरू किया तो हार्डली मुझे 1 साल लगे थे, 6 मंथ के अंदर मोर देन 1 करोड़ पहुंच गया था। तो ये मुझे लगता है सही रास्ता अगर हो और सही इंसान को आप फॉलो कर रहे हो, सही इंसान से सीख रहे हो जो पहुंचा सकता है, तो पॉसिबल है। तो कौन सा रास्ता सही है? रास्ते कई सारे हैं सर। मैं तो कहता हूँ आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं। आदमी अगर यूट्यूब पे डाले ना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उसको कम से कम 1000 वीडियो मिलेंगे अलग अलग तरीके बताते हुए। ट्रू। मैं नहीं कहता कि हर वीडियो में जो तरीका बताया जा रहा है उसको करो, कोई भी एक तरीका पकड़ लो, उसमें घुस जाओ, उसमें माहिर बन जाओ, उसमें एकदम चरम तक पहुंच जाओ, पैसा भरपूर है। आदमी की दिक्कत यह है कि आदमी किसी एक चीज में चरम तक जाता ही नहीं है। वो थोड़े दिन ट्राई करेगा, फिर दूसरे पे जाएगा, उसको थोड़े दिन फिर तीसरे पे जाएगा, तो आदमी फिर वो नचनिया बन के रह जाता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कुछ नहीं कर पाता वो। आज कमाना आसान है सर, बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड कमाना आसान है, लेकिन आदमी अपनी एक्सट्रीम को किसी एक चीज में झोंक देता है। दोस्तों मैं अपनी लैंग्वेज में इसे कहता हूं, पैसा बट रहा है, लोग ले नहीं रहे हैं। आज की डेट में जितना आसान पैसा कमाना है उतना न तो कभी पास्ट में हुआ था और हो सकता है फ्यूचर में भी ना हो, क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट आ सकती है एंड पता नहीं क्या क्या बदलाव होंगे, यू नेवर नो, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। एक चीज को पकड़ लें और उस एक चीज के अंदर घुस जाएं। बट आपके हिसाब से कौन से 4, 5, 6 या 8 ऐसे निश हो सकते हैं जहां आदमी तुरंत पैसा जल्दी कमा सकता है? जैसे शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या व्यू है, या फिर डिजिटल में करें तो मोटिवेशनल टॉक्स या यूट्यूब करियर, क्या है आपके हिसाब से? अगर आपको किसी स्टूडेंट को बताना है भाई ये 4 चीजें कर लो, तो कौन सी 4 या 5 या 6 होगी? सबसे पहली चीज जहां से मैंने सबसे ज्यादा कमाया दैट इज सेल्स। बेचना आना चाहिए, चाहे कुछ भी बेचो, जो भी बेच रहे हो बेचना आना चाहिए। दूसरा, बेचने में नहीं हो तो फाइनेंस, जैसा आपने बताया स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है,
ट्रेडिंग करके। बट ये है कि अब देखो यहाँ भी एक चीज है कि कहावत भी नहीं है, सही कहा जाता है कि 100 में से कोई एक आदमी ट्रेडिंग करके पैसा कमाता है। करेक्ट। तो मैं कहता हूँ हर जगह यही रेशियो है सर। धंधे में 100 लोग धंधा शुरू करते हैं तो कोई एक आदमी पीक पर पहुंचता है। एब्सोल्युटली। नौकरी में 100 आदमी काम कर रहा है तो हो सकता है कोई एक आदमी टॉप पर जाकर सीईओ बनेगा। बिल्डर लाइन में भी सेम है, दुनिया हर की किसी भी जगह इंडस्ट्री almost में 1% ही रेशियो है। नेटवर्क मार्केटिंग भी हो तो सेम है। हाँ करेक्ट। तो ट्रेडिंग में अगर 1% सक्सेस रेशियो तो कौन सा बुरा है, वहां भी यही है। तो इस बात को समझना, 99 लोग पैसा गवा के जाते हैं जी। आपको अगर कुछ सिखाना आता है तो सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिल सकती है। अगर सच में सिखाना आता है, कुछ आप सिखा सकते हो लोगों को, जैसा आप ऑलरेडी कर रहे हो। 3 चीजें ये हो गई। चौथी चीज, जो लोग सिखा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उनको बैक सपोर्ट करो। जैसे जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको एडिटिंग चाहिए। अच्छा, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको ब्लॉगिंग के लिए भी कंटेंट चाहिए, ब्लॉगिंग का टेक्निकल उनको नहीं पता, वो आप सपोर्ट कर दो। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको ग्राफिक्स में सपोर्ट कर दो, आप ग्राफिक्स आप बनाना शुरू कर दो। करेक्ट। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको सबटाइटल चाहिए, वो आप दे दो। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको कंटेंट चाहिए, वो आप दे दो। उनको बैक सपोर्ट करो ना। और एक और चीज, मैंने एक वीडियो में भी ये बात करी थी, आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये बन चुकी है। इनफैक्ट ये हिडन है, लोग करते नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से बहुत मोटा पैसा कमाया जा सकता है सर इसमें। लोग कर भी रहे हैं और थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी या इन्फ्लुएंसर्स एजेंसी, इसको जो भी नाम देना है। अब जैसे ब्रांड डील्स लेकर के आप इन्फ्लुएंसर के पास जाओ। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कोई क्रेडिट कार्ड का बैंक है। अब क्रेडिट कार्ड एक 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 2,500 रुपए एक क्रेडिट कार्ड सेल पे सेल्स को एजेंट को कमीशन मिल जाता है। करेक्ट। मैं अगर मान लूं अगर 2,000 रुपए भी कमीशन उसको मिल रहा है, उसने अगर 100 यूट्यूबर को अप्रोच कर लिया और 100 में से कोई 50 यूट्यूबर अगर मान लो उसको तैयार हो जाता है, 50 यूट्यूबर को वो कह रहा है कि 1,800 रुपए तू रख ले, सिर्फ 200 रुपए मुझे दे। 50 × 1,800 गिनो भैया कितना हुआ? 50 × 1,800 हो गया ऑलमोस्ट अराउंड 90,000 रुपए। ये करने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं उन यूट्यूबर्स को अप्रोच मत करो जिनके लाखों में या मिलियंस में व्यूज हैं, उनको अप्रोच करो जिनको कोई अप्रोच नहीं करता। सर 25,000 सब्सक्राइबर वाले को कोई ब्रांड डील नहीं मिलता, राइट है ना। 20,000 15,000 सब्सक्राइबर वाले को कोई ब्रांड डील नहीं मिलता, और ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, उनको अप्रोच करो ना। सो ट्रू। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। देखिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने अनकन्वेंशनल रास्तों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि सेम कन्वेंशनल रास्ते के साथ आप चलोगे तो शायद आपके लिए मुश्किल होगा कि भाई यही करना है, ऐसे ही करना है। लेकिन अगर आप आगे से आगे कुछ ना कुछ नया ढूंढते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। ये इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि ये एक नया आइडिया दे दिया आपको, और एक आइडिया इनफ है किसी की जिंदगी चेंज करने के लिए। ट्रू और फॉल्स? मेरे हिसाब से सही है दोस्तों। तो सागर सर, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक इंस्टाग्राम पेज देख रहा था और वहां पे रोज एक नया वीडियो आता है, रील, बट सारे के सारे वीडियोस ना AI जनरेटेड है। अच्छा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका क्या कहना है? वरदान है, अभिशाप है, गुड है, बैड है? व्हाट डू यू थिंक? कोई भी नई चीज आती है सर वरदान बन के ही आती है। अभिशाप या वरदान तो लोग बनाते हैं ना, लोग बनाते हैं, है ना। अब AI आई है तो लोगों का बहुत सारा काम आसान करेगी, बट लोग इसमें डूब जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अब जैसे अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मैं एप्पल के एक प्रोडक्ट का रिव्यू देख रहा था। वो VR निकाला है एप्पल ने, आप उसको लगा लो और वो एक अलग ही दुनिया है। उसके अंदर कॉलिंग वॉलिंग सब कुछ आप कर सकते हो। तो मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे, इसका प्राइस 3 लाख रुपए है। वाइफ कह रही थी बड़ा महंगा है। मैंने कहा महंगा नहीं है, ये जितनी चीजें दे रहा है ना उसके हिसाब से 3 लाख रुपए तो बहुत सस्ता है। लेकिन अब ये चीज मेरे ऐसा आदमी लेता है तो कुछ प्रोडक्टिविटी चीज वाला चीज करेगा, लेकिन आपको आज के टाइम में ये पड़ जाए किसी 17-18 साल के लौंडे के हाथ में, जो लड़कीबाजी करने में बिजी है, वो आईफोन चमकाने में बिजी है, 3 कैमरा इधर दिखाने में बिजी है, उसके हाथ में पड़ गया तो जिंदगी उसकी नरक बन जाएगी। तो एप्पल ने तो अच्छे के लिए चीजें आसान करने के लिए बनाई ना, लेकिन जिसके हाथ में गया वो डिसाइड करेगा कि उससे उसका भविष्य बनाना है या नर्क में डालना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके हाथ में तलवार है और आप बिना बात किसी पे हमला कर देते हैं, आप जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। और अगर वही तलवार आप किसी की रक्षा के लिए उठाते हो तो हो सकता है आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए। You never know। दोस्तों, चीजें अभिशाप नहीं है, चीजें वरदान है, और वरदान को वरदान की तरह इस्तेमाल करें। और ऐसा ही एक वरदान भगवान ने हम सबको दिया है, वो है बोलने का वरदान। हाँ। और इसी को इस्तेमाल करके आज सागर सर सुपर फेमस हो रहे हैं। इसी के कारण हजारों लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप भी इसको
जरूर इस्तेमाल करें, कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करें। कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप करें सागर सर, और आपने कैसे डेवलप की? सर मैं तो वो आदमी था जो कम्युनिकेशन तो छोड़ो, मुझे तो बात करना ही पसंद नहीं था। मतलब मैं ऐसा था कि मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आ जाता था ना, तो मैं तो कमरे में बंद हो जाता था या फिर घर से ही बाहर भाग जाता था। कि गेस्ट आया तो पूछ लेता है ना, हाल चाल है क्या बेटा, क्या चल रहा है, कौन सी क्लास में हो। तो मुझे ये सब जवाब देने में कंफर्टेबल नहीं होता था मैं, और इसीलिए मैंने आईटी फील्ड चुना कि भाई लोगों से बात नहीं करना पड़ेगा, अपना टिपिर टिपिर करके काम चल जाएगा। लेकिन ये हुआ कि तो सपने थे, कुछ लोग टकराए जिन्होंने सपने को झिझोरा कि भाई तेरे से ये सब काम होगा नहीं, जो तेरा सपना है सेल्स करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, सिखा देंगे। अगर ठीक है सिखा। तो एक सबसे बड़ी चीज़ अच्छी चीज़ ये हुई, भले मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे कुछ लोगों का संगत मिल गया जी, एसोसिएशन मिल गया, जिसकी वजह से मैं वो चीज़ भी सीख गया जो मेरी बचपन से लेके वीकनेस थी। एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ भूख होनी चाहिए। करेक्ट। जितनी तगड़ी भूख आदमी उतना ऊपर जा सकता है, जितनी कम भूख आदमी उतना आगे चला जाएगा। कैसे बढ़ाते हैं ये भूख? ये तो अपने आप, क्योंकि कई लोग जान ही नहीं पा रहे हैं भूख कैसे बढ़ाएं। मतलब मुझे पता है कि ये शायद हो सकता है इनबिल्ट हो, नेचुरल हो, या शायद सर्कमस्टेंसेस से आती हो, बट देन सब कहते हैं कि मेरे को तो $1 बिलियन चाहिए, और किसी से भी पूछूं कि भूखा है, हाँ हूं मैं भूखा, लेकिन असलियत में उतने एक्शन नहीं ले पाता। तो कुछ तकिया न्यूसी डायलॉग से दूर रहें। जितनी चादर उतनी पैर। कौन से वाले डायलॉग? जितनी चादर उतनी पैर, ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, पैसे के पीछे ज्यादा मत भागो, पैसा सब कुछ नहीं है। सब तकिया नुसी डायलॉग को जो फॉलो करता है ना, बर्बाद है वो। अब जैसे एक एग्जांपल ले, लोग कहते हैं पैसे के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। कोई भी कहावत मुझे लगता है गलत नहीं है, लेकिन उस कहावत का मायने आदमी नहीं समझता। अब कैसा किसी ने कहा पैसे के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, किसके लिए? अरे 5 साल से 15 साल के बीच का अगर लड़का है, उसके लिए पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। दैट्स ट्रू। पढ़ाई में जान लगाओ, खेल कूद में जान लगाओ, शारीरिक शक्ति डेवलप करो, मानसिक शक्ति डेवलप करो, वो समय है। लेकिन 15 से लेकर के 40 साल, अरे पैसे के पीछे भागो। और किसके भागोगे? लड़की के पीछे भागे तो जिंदगी खत्म, पैसे के पीछे ही भागो उस टाइम पे। बट लड़की के पीछे 40 वाले भी भाग रहे हैं, उनका क्या करें? तो खैर, तो उनकी तो कहानी अलग है। अच्छा 40-45 हो गया, 50 क्रॉस कर लिए, तब कहा जा सकता है पैसे के पीछे ज्यादा मत भागो। अब थोड़ा कनेक्ट करो अपने को, उधर ऊपर जाने का समय आ गया। तो पहले थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग, जान पहचान बढ़ाओ ऊपर वाले से, क्योंकि अब 15-20 साल रह गया है, 30 साल रह गया है। लोगों को थोड़ा भलाई वलाई करने में समय लगाओ, परिवार को डेवलप करने में समय लगाओ, अच्छे काम में समय लगाए। अच्छा तो पहले भी करो, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है जो अपनी जिंदगी जियो। अब कमा लिया आपने जो कमाना है। लाइफ का हर एक फेज होता है, उस फेज में आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आदमी सही टाइम में गलत काम करता है जी। अब जैसे मुझे ऐसा लगता है आदमी की लाइफ में 3 फेज होते हैं। एक बचपन का फेज। बचपन का फेज वो फेज है जहां आदमी में, बच्चे में मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन एनर्जी भरपूर है, ताकत नहीं है। ताकत मतलब बच्चे में शरीर ताकत ज्यादा होती नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा क्या है? एनर्जी। ट्रू। सबसे कम क्या है? मैच्योरिटी। अच्छा, एक बुढ़ापे का फेज है। बुढ़ापे के फेज में मैच्योरिटी भरपूर है, शारीरिक ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। जवानी एक ऐसा फेज है सर, मैच्योरिटी भी आ चुकी है, ताकत भी भरपूर है, एनर्जी भी भरपूर है। ये टाइम होता है अपने आप को झोंक देने में, जो बनाना चाहते हो अपने आप को। बट इसी फेज में आदमी फिर वो, जैसे मैं कहता हूँ, आईफोन, लड़कीबाजी, या दूसरे को दिखावा, रिबॉक, पूमा, एडिडास के शो ऑफ में लग गए, तो बर्बाद है जिंदगी। आदमी फिर बुढ़ापे में यही कहता है कि यार हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, मौका नहीं मिला। अरे तुमने खुद खराब करी किस्मत मेरे भाई। दोस्तों इनफैक्ट मैं भी इस चीज से बहुत सहमत हूं कि लोग कहते हैं पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे भागो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर कोई कह रहा है पैसे के पीछे मत भागो, तो वो भी सही कह रहा है, क्योंकि आपने उसके पीछे का मर्म भी कई बार नहीं समझा है। वो कह रहे हैं पैसे के पीछे मत भागो, लेकिन जिस चीज से पैसा आ सकता है, जो आपका पैशन है, उसके पीछे तो भागो यार, उसके पीछे तो भागो। मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना। मैं एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहता हूं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनना चाहता हूं, जो मेरे प्रोग्राम में आ जाए, उसकी जिंदगी बदलना चाहता हूं, तो मुझे इसके पीछे भागना है। सागर सर एक इंसान को जबरदस्त मोटिवेशन दे सकते हैं, तो उन्हें उसके पीछे दिन रात वो पड़े हुए हैं, पैसे के पीछे वो भी नहीं भाग रहे, लेकिन उनको पता है ये करूंगा तो पैसा अपने आप मेरे साथ आएगा, और आ रहा है। तो पैसे के पीछे भागो, लेकिन पैसे से पहले आप अपने करियर के पीछे भाग लो।
तो पैसा अपने आप आएगा। सागर सर, चैलेंजिंग ये है कि आदमी डिस्ट्रैक्टेड बहुत है, मोबाइल, रील्स, हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस, दिखावा, चकाचौंध। क्या है प्रैक्टिकल तरीका इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का? मतलब कहना बड़ा आसान है आपके और मेरे लिए, कई ऐसी चीजें जिससे हम भी कई बार थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हमें भी पता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हम और अच्छी कर लें तो हम बहुत ज्यादा आगे पहुंच सकते हैं। तो एक दो चीजें हैं, क्योंकि हम भी भगवान तो है नहीं। तो जब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि मैं यार डिस्ट्रैक्टेड हो गया हूं, तो हाउ डू यू ब्रिंग योरसेल्फ बैक ऑन द ट्रैक? मतलब उस समय आप अपने आप को ट्रैक पे कैसे लाते हो वापस? दो चीज़ें हैं सर। एक तो आपने अभी अपना एग्जांपल दिया कि आप कई बार डिस्ट्रैक्ट होते हो। आप दरअसल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे, आप बेसिकली एक गोल पर काम कर रहे हो और उस गोल की वजह से बाकी दूसरी चीज़ें आपको शायद प्रायोरिटी में नहीं आ पाती हो चीज़। डिस्ट्रैक्टेड वो है जो 10 चीज़ों में लगा पड़ा है लेकिन किसी में भी चरम सीमा पर नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, वो डिस्ट्रैक्टेड है। और ऐसे लोग निकम्मे, आवारा, मैं इनको ये किसी काम के नहीं है। और इसका कारण बेसिकली ये है कि कोई एक चीज उन्होंने पकड़ा नहीं जिसमें जिंदगी झोंकना है, जिसमें पूरा समय लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, कई बार हम पूरे दिन की ट्रेनिंग में बैठते हैं जी। पूरे दिन की ट्रेनिंग में जब हम बैठते हैं, मतलब फिजिकल सेमिनार में बैठते हैं, फोन ऑफ करके बैठते हैं, यानी कि एक पूरे दिन हमने फोन देखा तक नहीं। वहीं आप जब जूम सेशन ले रहे होते हो, ये यूट्यूब पे किसी को सीख रहे होते हैं, फोन हमारे हाथ में होता है, स्क्रीन सामने है, ऐसा चलता रहता है। बिल्कुल, वो डिस्ट्रैक्टेड है। इसका मतलब जब फिजिकल सेमिनार में वो था, फिजिकल ट्रेनिंग में था, उसके पास एक लक्ष्य सामने था, उसकी एक बाउंड्रीज थी, तुझे इससे बाहर नहीं निकलना है। वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है उस माहौल में। यानी कि मैं समझता हूं कि जो आदमी डिस्ट्रैक्टेड है उसकी लाइफ में कुछ गोल नहीं है, किसी चीज के लिए पागल नहीं है, किसी चीज के लिए वो समर्पित नहीं है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्टेड है। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि आज के टेक्नोलॉजी के युग में मोबाइल फोन है, डिजिटल वर्ल्ड है, इसलिए डिस्ट्रैक्टेड है ना। ये सब नहीं भी होता ना, जब नहीं होता था तब भी लोग डिस्ट्रैक्टेड होते थे। ट्रू, तब लोग एक जगह पे बैठ के ताश खेल रहे होते थे। ताश खेलते थे। आज धोनी को ये बॉल पे ऐसे नहीं मारना चाहिए था, वैसे। अरे धोनी तुम्हारा कौन भाई लगता है? देखिए, कभी कभी दिल पे तब लगती है बातें जब दिल से निकलती है, और दिल से तब निकलती है जब आप रियल में किसी का पेन फील करते हो। एंड सागर सर जब कहते हैं कि भैया तुम ये मत करो, ये अपने आप को गोल्स पे लाओ, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि ये पेन उनका भी रहा है और उनके साथ कई सारे लोग आते हैं जो ये तकलीफ लेके आते हैं, सर आप पैसा कमा पा रहे हो, हम क्यों नहीं कमा पा रहे। तो सागर सर, जैसे लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तकलीफें आती है, और उन तकलीफों से निकलने के सारे गुरुज रास्ता बताते हैं, लोगों को भी सारे रास्ते पता होते हैं। उन रास्तों पे चलने पे फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद कई बार गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, मरने की सोच लेते हैं, सुसाइड करने की सोच लेते हैं। ऐसे लोगों को आपका क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि हो सकता है इस समय कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हो। इनफैक्ट मेरे साथ तो हर सेशन में 1-2 कमेंट ऐसे आते हैं, सर मैं बहुत डिप्रेस था, थैंक यू, इससे निकल गए बाहर। तो मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू कोई देख रहा है ना, और वो आदमी इस समय थोड़ा डीमोटिवेटेड या लो फील कर रहा है या डिप्रेस्ड है, तो बस ऐसी जान मैं चाहूंगा अगले 2 मिनट में आप उसमें भर दो कि बस वो आदमी इस समय। मैं कहता हूँ सर, हमारे थोड़ी संस्कृति से जुड़े ना आदमी, तो ऐसी बहुत सारी चीजें से लड़ने का वो तरीका सीख जाएगा। अब आप ही सोचो, अगर किसी आदमी को उसका बंगलो या कोठी उसके नाम लिखा जाना है अगले दिन, और अगले ही दिन उसको ये पता चले, अच्छा रात को खुश होकर सो रहा है कि अगले दिन ये बंगलो उसके नाम पे होने वाला है जी, और उससे पहले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा करके उसको बोला जाए बंगलो तुमको कुछ नहीं मिल रहा, जाके जंगल में रहना भाई, और वे सालों साल जंगल में रहना, क्या मनस्थिति उसकी होगी? डिप्रेशन में चला जाएगा। सर भगवान राम की बात कर रहा हूँ मैं। वो अगले दिन पृथ्वी के राजा बनने वाले थे, अयोध्या के राजा, मतलब वो अयोध्या उस टाइम पे बहुत बड़ा हुआ करता था, राजा बनने वाले थे। और राजा बनने के ठीक पहले उनके बाबूजी कहते हैं कि भैया अब तुम निकलो, जंगल जाने का समय आ गया, और 14 साल के लिए तुम जा रहे हो, तुम्हारा 14 साल से पहले आना मत। क्या मनस्थिति होनी चाहिए उसकी? डिप्रेशन में, अरे टेंशन में। राम जी का रिप्लाई ये था कि आपने तो मुझे मौका दिया है, अयोध्या तो छोटा सा था लेकिन आपने इतना बड़ा मुझे जंगल दिया है, अब जंगल का राजा आपने मुझे बना दिया है। अच्छा, दूसरी एक और चीज उन्होंने बोली कि अब मैं जो जंगल जा रहा हूँ तो वहाँ के ऋषि मुनि के साथ रहने का, उनसे मुझे सीखने का मौका मिलेगा, यानी कि अब मेरी ज्ञान शक्ति और ज्यादा प्रबल होगी वहाँ पे। वाह, वो थैंक यू कर रहे हैं अपने बाबूजी को।
लेकिन आज के टाइम में कोई बाबूजी करके देखे तुरंत चाकू भाला सब निकल जाएगा, ऐसे कैसे? दोस्तों देखिए, बहुत सारा है हमारे स्क्रिप्चर से सीखने का। तो सागर सर, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, ऐसा लगता है ना? तो मेडिटेशंस वगैरह ये सब भी करते हैं या बहुत ज्यादा नहीं, वगैरह पढ़े हैं? करता हूँ। आपने काफी सारी ये चीजें रामायण महाभारत वगैरह पढ़ी है? हाँ। तो कौन सी चीज आपकी सबसे फेवरेट है, रामायण या महाभारत या गीता? या फेवरेट तो बताना मुश्किल है, लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, मैं अगर मुझे कोई पूछे कि यार किसकी तरह बनना चाहोगे, तो मैं कहूँगा भगवान राम की तरह। हालांकि वो इम्पॉसिबल है, उनकी तरह तो बनना ही बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है वो, लेकिन एक इच्छा अगर जताया जाए तो मैं उनकी तरह। किसी ने मुझसे पूछा था कुछ दिनों पहले, भगवान कृष्ण भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत सीखता हूँ, गीता से कई बार पढ़ा, तो कहते हैं भगवान कृष्ण या भगवान राम। मैंने कहा देखो भाई, ऐसा है, भगवान कृष्ण ना आपको जीना सिखाते हैं, जिंदगी में सर्वोत्तम कैसे बनना है, एक बेहतरीन इंसान कैसे बनना है, वो भगवान कृष्ण आपको सिखाते हैं गीता के माध्यम से। लेकिन इसी धरती पर रह के भगवान कैसे बनना है वो राम सिखाते हैं आपको। वाह, इसी धरती पे रह के भगवान कैसे बनना है वो राम सिखाते हैं। वाह, आई लव्ड दिस लाइन। बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है वास्तव में, और मेरे मुंह से हमेशा एक चैंट निकलता रहता है, श्री राम जय जय राम, और ये पता नहीं क्यों निकलता है, एंड आई रियली रेजोनेट विद व्हाट यू सेड। तो रामायण का कौन सा प्रसंग अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपने अभी शेयर किया वो आपको सबसे अच्छा लगता है? कौन सा प्रसंग कहना मुश्किल है, क्योंकि सारे ही अच्छे हैं। सारे ही अच्छे हैं। हर एक घटना से कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने को मिलता है, हर एक घटना से। जैसे राम जी, आपका अगर वो घटना आप देखें, जब समंदर पे उन्होंने निकाल दिया था, वो चीज़ सिखाती है कि आदमी को शांत होना चाहिए, धीरज धैर्यवान होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। तब तक धैर्यवान होना चाहिए जब तक सामने वाला आपको कमजोर ना समझ ले। जिस मोमेंट सामने वाले ने आपको कमजोर समझना शुरू कर दिया, वहां ताकत दिखाओगे। सो ट्रू। दोस्तों, धैर्य रखें, बस तब तक जब तक सब कुछ धैर्य रखने लायक है। लेकिन आप अच्छे हो, आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हो, आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो, और उसके बाद भी कोई आपकी धैर्य की अंतिम परीक्षा ले ले और एक लेवल के ऊपर चले जाए, तो फिर कृष्ण भगवान ने भी 100 बार गाली देने के बाद या 100 पाप करने के बाद, एक दिन में 100 गाली देने के बाद शिशुपाल उसके ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया था। दोस्तों, आप भी वैसा ही करें। सागर सर, मैं आपने पूछना चाहूँगा जाते जाते, ऐसा कोई मैसेज जो छूट गया हो आपसे युवाओं को देने के लिए या हमारे सभी ऑडियंस को देने के लिए, ऐसा एक लास्ट मैसेज जो की मैसेज हो सकता है इस वीडियो का? की मैसेज ये है सर कि अभी 2-3 दिन पहले मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, असुर। उसका एक लाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ एक एनर्जी और एक वाइब्रेशंस के थ्रू कनेक्टेड है। हम जो भी काम कर रहे हैं, या जो भी एनर्जी या जो भी विचार हमारे से निकल रहे हैं ना, वो सेम चीज़ निकल के ब्रह्मांड में जा रही है और सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी से मैच होकर के कुछ नया प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर इसको ढंग से आप समझोगे ना, तो जिंदगी में आपके साथ कुछ भी हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, किस तरह के लोगों से मिल रहे हो, कौन आपको ठग के जा रहा है, कौन आपको कुछ दे के जा रहा है, ये सब कुछ आपके विचारों का परिणाम है। सो ट्रू। आपने ही सोचा है या फिर आपने उस तरह का कर्म किया है जिसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो बजाय ये सोचने कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ मोहल्ले वाले साथ नहीं है, वो साथ नहीं है, सब झूठ बात है। आज आप जो कर रहे हो, इससे आपका अगला साल बनेगा, अगले साल जो करोगे उससे आपका अगला साल बनेगा। तो जिंदगी ऐसे ही बनती चली जाती है। वो ज्योतिषी लोग के चक्कर में ज़्यादा मत रहो भैया, रेखा ये कह रही है, वो कह रही है। हाँ, कुछ अच्छे ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो ये भी बताते हैं कि आपके कर्मों से ही आपकी रेखाएं बन जाती है। आपके हाथ में अगर धन रेखा आज नहीं है सर, 6 महीने तक झोंक दो किसी काम में अपने आप को, मर जाओ उस काम के लिए, दुनिया जहान भाड़ में जाए, मोबाइल बंद, किसी को कोई मतलब नहीं, उस काम में अगर घुस गए सर, 6 महीने बाद धन रेखा बन जाएगी। सो ट्रू। तो दोस्तों, अपनी रेखाएं इसीलिए कहा जाता है कि इंसान ही अपने जीवन का रचनाकार है। और सागर सर का आखिरी मैसेज ये है कि बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। जब अपना सोच बदल दोगे तो रेखाएं भी शायद बदलने लग जाएगी, किस्मत भी बदलने लग जाएगी। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है सर, इन हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते।
तो दोस्तों ये थे सागर सिन्हा सर। वैसे तो बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण इस पॉडकास्ट को यहीं रोकना पड़ेगा। आप में से किसी के भी सागर सिन्हा सर के लिए और भी कोई क्वेश्चंस हो तो हमें इस वीडियो के नीचे जरूर भेजिएगा, हम लोग उन तक पहुंचाएंगे। और जैसे इनफ क्वेश्चन आएंगे एक और इंटरव्यू राउंड के लिए उन्हें बुलाएंगे। बहुत सारी क्लैरिटी है, उन्हें कौन नहीं जानता। आप सागर सिन्हा सिर्फ जाके गूगल पे नाम टाइप करें, उनके यूट्यूब चैनल, उनके इंस्टाग्राम हैंडल सभी आपके पास आ जाएंगे। एंड मेक श्योर दैट आप उनकी रील्स, आप उनके लॉन्ग वीडियोस को जरूर देखें, बहुत पॉपुलर हो रहे हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंप्रेसिव। एंड इसीलिए दोस्तों मैंने चुना कि थिंक रिच शो में सागर सिन्हा सर आ सके। सागर सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप इस चैनल पे आए एंड रियली अप्रिशिएट कि आपने समय निकाला। एंड आपकी ये विजडम बहुत कमाल की विजडम है, स्पेशली भगवान राम के बारे में जो आपने कहा वो तो मेरे दिल को छू गया। क्योंकि बाकी चीज़ें तो मैं भी कई बार बात करता रहता हूँ, बट ये मेरे लिए एक नया दृष्टांत था, दृष्टिकोण था, जिससे मैंने सोचा, सुना, समझा कि हाँ यार, इंसान को भगवान कैसे बनना है वो भगवान श्री राम सिखा देते हैं एंड उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड दोस्तों आप सभी का भी दिल से धन्यवाद, आपने मुझे और सागर सर को इस पूरे पॉडकास्ट में ठीक से सुना। आपने डेफिनेटली इसके नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो थोड़ा सा वापस से सुन के बना लीजिएगा। जो आपको 1, 2, 3 की लर्निंग्स मिली है वो नीचे कमेंट में डाल के हमें भी शेयर कीजिए, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह पे शेयर कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी चीज़ें स्प्रेड हो सके। चैनल पे ये नीचे शेयर बटन भी होगा वीडियो के नीचे, उसे भी क्लिक कर दीजिए, लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन तो करना ही चाहिए आपको, क्योंकि देखिए मेहनत कर रहे हैं। सागर सर का 1 घंटा बहुत वैल्यूएबल है एंड आज हम लोगों के लिए, मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए इस वीडियो को बना के आप तक लाना डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट टास्क रहा है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, इट टेक्स टाइम। ये बहुत समय, पैसा और एनर्जी लेता है। सो थैंक यू, आपने भी अपना समय, पैसा और एनर्जी हमें दिया है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग।